इंडिया मूवमेंट कॉन्क्लेव में मंच पर उपस्थित प्राइड ऑफ इंडिया पद्मश्री योगेश्वर दत्त जी, हिमांशु प्रियदर्शिनी जी, कृष ईरानी जी, Y4D के आधार स्तंभ प्रफुल्ल निकम जी, यहाँ पर उपस्थित पद्मश्री गिरीश प्रभुणे जी, श्वेता शालिनी जी, उपस्थित सभी महानुभाव और सभी बहनों और भाइयों, मैं Y4D को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार से एनजीओ के क्षेत्र में एक बहुत ही सकारात्मक इस प्रकार का कार्य और वैसे ही प्रतिमा Y4D ने तैयार की, और अगर हम मन में चाहे तो सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, इसको यथार्थ में लाने का काम Y4D ने किया। प्रफुल्ल जी, मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा हम लोग देख रहे थे कि विस्तार हुआ है, 20 राज्यों में कार्य चल रहा है, 7 लाख से ऊपर बेनिफिशियरीज आज Y4D के माध्यम से यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्य चल रहा है। और विशेष रूप से कॉरपोरेट जगत के साथ जिस प्रकार से कोलैबोरेशन करके Y4D ने एक सकारात्मकता तैयार की है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने इसको इंडिया मूवमेंट कॉन्क्लेव कहा है, और आजकल लोग ऐसा कहते हैं कि इंडिया इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। ये भारत का मूवमेंट है, और हम भारत के मूवमेंट के बारे में, भारत के क्षण के बारे में जब बात करते हैं, भारत के समय के बारे में जब हम बात करते हैं, तो मुझे याद है कि मैं अभी जापान गया था, और जापान में वहाँ के जो प्रधानमंत्री जी के बाद दूसरे क्रमांक के सबसे बड़े मंत्री हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं आपको और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी को और तमाम भारतीयों को बधाई देना चाहता हूं। तो मैंने कहा, बधाई किस लिए देना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि जो लूनर मिशन भारत ने किया और चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान को उतारकर जिस प्रकार भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति बना है, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। और आगे चलकर उन्होंने कहा, और ये बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि आज से 3-4 साल पहले जापान ने भी ये प्रयास किया था, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए, भारत सफल हुआ, इसलिए मैं भारत को बधाई देता हूं। और जिस समय लूनर मिशन हमारा एकम्प्लिश हुआ, उस समय मैं जापान में ही था, और वहाँ से लेकर आगे के 3 दिन तक मैं जापान में था। जिस किसी से मैं मिलता था, वो लूनर मिशन के लिए भारत को बधाई देता था। मुझे लगता है कि इंडियाज मूवमेंट क्या है, दिस इज द इंडियाज मूवमेंट। आज हम लोग देखते हैं कि पिछले 9-10 सालों में जिस प्रकार से भारत ने प्रगति की है, सबसे महत्व की चीज अगर कोई होगी तो वी हैव बिकम अ टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी।
चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, चाहे वो इंडिविजुअल बिजनेसेस हो, हम लोगों ने हमारे देश में इस प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी की। कोई भी ये मानता नहीं था कि भारत में जीएसटी सफल हो सकता है। इतने स्टेट्स, इतनी प्रकार की सरकारें, इतने प्रकार के विचार, सब एक दूसरे के खिलाफ। ऐसे समय वन नेशन वन टैक्स, ये कैसे होगा? और आप में से कईयों को याद होगा कि इट वॉज आर्ग्यूमेंट ऑफ वन वेरी बिग लीडर who was also former finance minister, who used to say that the GST has failed in 40 countries. It's never going to succeed in India. लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि भारत में हमने वन मार्केट तैयार किया, भारत में हमने वन टैक्स तैयार किया, और आज जिस प्रकार से जीएसटी के कलेक्शन के बाद हम टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी बने और जिस प्रकार से देश के टैक्स कलेक्शन के नंबर्स ग्रो हुए। मैं महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो महाराष्ट्र तो जीएसटी कलेक्शन में टॉप पर है, और जिस समय जीएसटी का बिल मैंने महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस किया था, उस समय लोग ये कहते थे कि महाराष्ट्र ये तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, हमारा तो नुकसान होगा। लेकिन जो महाराष्ट्र में वैट अराउंड 75,000 करोड़ था, वो अब करीब 1,35,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि दिस इज इंडियाज मूवमेंट। आज भारत में हम लोग, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे यूपीआई हो, जिस प्रकार का डिजिटल एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार किया और डिजिटल ट्रांजैक्शंस हमने तैयार किए, आज दुनिया में अमेरिका और चाइना को भी भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस में पीछे छोड़ दिया। और आज हम सब्जी लेने भी जाते हैं तो सब्जी वाले के पास भी हम डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि जिस समय प्रधानमंत्री जी ने फुटपाथ दुकानदारों के लिए योजना लाई और कोविड के बाद उनको एक प्रकार से खड़ा करने के लिए जो योजना आई, उस योजना के बेनिफिशियरीज को मुंबई में 1 लाख लोगों को हम लोग एक साथ उनके अकाउंट में पैसा देने वाले थे। प्रधानमंत्री जी ने शर्त रखी कि इस कार्यक्रम में मैं तभी आऊंगा जब आप इन सबको डिजिटल ट्रांजैक्शन की ट्रेनिंग देंगे, और जिस दिन इनके अकाउंट में पैसा जाएगा उस दिन से स्ट्रीट वेंडर्स ये जो है ये सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि 1 लाख तो हम नहीं कर पाए, पर अराउंड 75,000 स्ट्रीट वेंडर्स ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को स्वीकारा और उन्होंने उसकी शुरुआत की। तो मुझे लगता है कि दिस इज इंडियाज मूवमेंट। ये जो एक परिवर्तन देश में हमको दिखाई पड़ता है कि जिस गति के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और विशेष खुशी हमको इस बात की है कि हमको लूट लूट कर जिस इंपीरियल ताकत ने अपने आप को एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तैयार किया था, उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी हमने पीछे छोड़ दिया और उससे भी हम आगे चले गए। और जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं कि बाय 2030 वी विल बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। और मुझे यह लगता है कि आज जिस समय हमारे युवाओं को
मैं देखता हूं, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारी युवा शक्ति ला रही है। ये Y4D इज यूज फॉर डेवलपमेंट। और ये जो युवा हमारा है, आज जिस प्रकार से वो इनोवेट कर रहा है, आज हम लोग देखते हैं कि स्टार्टअप की जो इकोसिस्टम है, इसमें भले ही स्टार्टअप्स ये इंक्यूबेट मुंबई पुणे जैसे बड़े शहरों में होते होंगे, पर इसमें 60% लोग ये टियर 2, टियर 3 सिटीज से आते हैं या गांव से आते हैं और अपने इनोवेशन के आधार पर एक नई इकोसिस्टम वो तैयार करते हैं, और जिसके कारण लोगों के जीवन में भी एक बदलाव होता है और एम्प्लॉयमेंट मांगने की जगह एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स के रूप में ये युवा इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम करते हुए हमको दिखते हैं। और आज महाराष्ट्र तो स्टार्टअप कैपिटल है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स ये महाराष्ट्र में है। देश में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स ये महाराष्ट्र में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इस युवा शक्ति की उड़ान को मैं देखता हूं, तो मुझे विश्वास होता है कि जो सपना हमारा है महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का या देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का, वो हम निश्चित रूप से सफल कर पाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें जब हम लोग एक पर्सपेक्टिव में देखते हैं, आज दुनिया में चर्चा चल रही है कि एक समय था, पिछले 30 सालों तक चाइना ने फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड का काम किया, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, सभी का इन्वेस्टमेंट चाइना में बढ़ा और दुनिया के लिए करीब 30 to 40% ऑफ वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग ये चाइना में तैयार हुआ। और एक प्रकार से दुनिया को चाइना ने अपने सप्लाई चेन में इस प्रकार से जकड़ा कि कोविड के समय जब ये सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, और जिस समय हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड का वायरस तैयार कहाँ हुआ, वुहान वायरस है, और उसके बाद दुनिया के बिजनेसेस को यह ध्यान में आया कि अब केवल चाइना के सप्लाई चेन के भरोसे हम नहीं रह सकते और हम लोगों को डाइवर्सिफाई करना होगा। और उसके बाद इस विचार को लेकर चाइना +1 इस पॉलिसी को लेकर लोग बाहर निकले, और इनिशियल एक्सोडस जो था वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गया और कुछ अदर कॉन्टिनेंट्स में भी वो गया, लेकिन मेजर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में गया। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब समुद्र से पानी निकलता है तो उसको तालाब अपने में समाहित नहीं कर सकता। और आज परिस्थिति यह है, इन सारी कंट्रीज में ह्यूमन रिसोर्स का शॉर्टेज हुआ है, एनर्जी का शॉर्टेज हो रहा है, और अलग अलग प्रकार के सोशल प्रॉब्लम्स खड़े हुए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या ये सारे टेक्नोलॉजी बिजनेसेस को अकोमोडेट करने की ताकत ही उनकी नहीं है। और अब दुनिया को ये लगता है कि ये सारा एक्सोडस अकोमोडेट कौन कर सकता है, तो ये केवल भारत कर सकता है, ऐसा सबका मानना है। और इसलिए बड़े पैमाने पर दुनिया के सारे मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्नोलॉजी बिजनेस हो, इंडस्ट्री 4.0 हो, ये सारे आज भारत में आ रहे हैं, आना चाहते हैं। और मैं दुनिया में कई देशों में गया तो एक रिन्यूड इस प्रकार का लोगों का सेंस मुझे दिखाई पड़ता है कि हमको भारत जाना है, और एक कॉन्फिडेंस भी दिखता है, क्योंकि भारत एक टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी के रूप में उनको दिखाई पड़ती है, भारत एक लॉ अबाइडिंग सोसाइटी के रूप में दिखाई पड़ती है, भारत एक जहां पर हम बिजनेस करेंगे तो हमारे बिजनेस को कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि यहां डेमोक्रेसी है, इस प्रकार की भावना लोगों में दिखती है। तो मुझे लगता है कि ये मूवमेंट है भारत का जो आज हम लोगों ने अचीव किया है। लेकिन जहां ये सारे अवसर है, जहां ये सारी संभावनाएं हैं, वहीं पर
जिम्मेवारी भी हमारी बड़ी है। क्योंकि आज जिस समय बदलती हुई अर्थव्यवस्था में रेलेवेंट रहने का सवाल आता है, उस समय इस अर्थव्यवस्था के अनुरूप मानव संसाधन तैयार करना यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रकार से कौशल्य प्रशिक्षित मानव संसाधन, स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, ये तैयार करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सारे कॉरपोरेट्स इस बात को समझ रहे हैं। आज Y4D जैसी हमारी एनजीओज होंगे और यहाँ पर जिन कॉरपोरेट्स का हमने सम्मान किया, ये कॉरपोरेट्स होंगे। ये सारे लोग साथ में आकर आज कौशल विकास होगा। इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर स्किलिंग चल रही है। जैसे अभी कोका कोला की ओर से बताया गया या फिर टाटा की ओर से बताया गया कि हम लोग 30,000 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। क्योंकि आज देश में अगर हम लोग देखें, आप किसी भी युवा को पूछिए तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, वो कहता है जी मुझे कोई ना कोई जॉब चाहिए, जॉब मेरा प्रॉब्लम है। आप किसी भी इंडस्ट्री को पूछिए आपका प्रॉब्लम क्या है, वो बोलते हैं यार लोग ही नहीं मिलते, हम लोगों को लोग चाहिए, आप लोग दीजिए। तो इसका मतलब है कि जॉब्स भी है, जॉब सीकर्स भी है, लेकिन इनके बीच एक डिस्कनेक्ट है। और ये डिस्कनेक्ट है स्किल डेवलपमेंट का, स्किल्स का, कौशल का। और इसको पाटना ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए आज जिस प्रकार से हमारे देश में, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो, चाहे हमारी स्किल काउंसिल हो, इन्होंने जिस प्रकार से व्यवस्थाएं खड़ी की है, इन व्यवस्थाओं में हम लोग स्किल का महत्व समझ रहे हैं। इसके लिए कोई 3 साल, 5 साल, 10 साल की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। जिस समय हमारा जो श्रम होता है और हमारा जो श्रमिक होता है, इन दोनों को एक प्रकार से मान्यता मिलती है। उस समय आप क्या पढ़े हैं, आपके पास क्या डिग्री है, ये मायने नहीं रखती। हम उस प्रकार के वर्ल्ड में, उस प्रकार की दुनिया में एंटर कर रहे हैं। डिग्री तो हमेशा मायने रखेगी, पढ़ाई तो हमेशा मायने रखेगी, लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी के लिए हम पढ़े भी हैं पर हमारे पास स्किल नहीं है। मुझे याद है, आज की परिस्थिति नहीं पर 10-15 साल पहले जिस समय नेस्कॉम ने हमारे देश के इंजीनियर्स का, करीब मुझे लगता है 2010 की बात होगी, एक सर्वे किया था। और उस सर्वे में उन्होंने कहा था कि भारत में अगर 100 इंजीनियर्स तैयार होते हैं तो केवल 25 एम्प्लॉयबल है, 75 एम्प्लॉयबल ही नहीं है। इसलिए हम उनको इंजीनियर की नौकरी तो नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे लेकिन स्किल नहीं पा रहे थे। अल्टीमेटली पढ़ाई के साथ साथ अगर ग्राउंड पर जो उसका अप्लाइड उपयोग है वो अगर हमको नहीं पता है, और आज भी मैं देखता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में हमारे जितने आईटीआई है और विशेष रूप से जितने सरकारी आईटीआई है, इसमें से एक भी बच्चा आईटीआई से निकलने के बाद खाली नहीं रहता है। सबको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, सबको नौकरियां मिलती है, क्योंकि उन्होंने स्किल एक्वायर किया है। और इसलिए मुझे यह लगता है कि आज हम जब एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं, तो हमारे कॉरपोरेट्स को और हमारे एनजीओस को मिलकर हमारे युवा शक्ति को हम कैसे स्किल दे पाए, आज उसका विचार हमको करना होगा। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में विशेष रूप से खेती किसानी करने वालों की संख्या बढ़ी है। और आज हम स्टार्टअप्स देखें तो अराउंड 40% स्टार्टअप्स ये फार्म सेक्टर में आ रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से फार्म सेक्टर में हम स्किल नहीं दे पा रहे हैं। वहां पर हमको स्किलिंग करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे हमारा जो कृषि का क्षेत्र है, इसमें हम लोग अनस्किल्ड इस प्रकार के मानव संसाधन के भरोसे इस क्षेत्र को हम गति नहीं दे सकते। इसको अगर गति देनी है तो इसमें आधुनिकता लानी पड़ेगी,
इसमें भी कौशल्य देना पड़ेगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो पुराना किसान था वो वैज्ञानिक था, उसको ये पता होता था कि मैं क्या कर रहा हूं। धीरे धीरे हमने उसकी वैज्ञानिकता खत्म की और उसको एक रिचुअल के रूप में, प्रोसेस के रूप में उसको हम लोगों ने डेवलप किया, और उसके कारण आज एक बहुत बड़ा संकट खेती किसानी पर दिखाई पड़ता है। लेकिन इसको दूर किया जा सकता है अगर हम उस क्षेत्र में भी कौशल लाए, उस क्षेत्र में विकास लाए, उसमें हम टेक्नोलॉजी लाए। आज हम लोगों ने महाराष्ट्र में कई प्रोग्राम शुरू किए हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक के साथ हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं। 10,000 गांवों में हम लोग एग्री बिजनेस सोसाइटीज तैयार कर रहे हैं। वहां की जो मल्टीपर्पज सोसाइटीज है, उन सोसाइटीज को स्किल्स देकर, उनको फाइनेंस देकर, उनको टेक्नोलॉजी देकर, उनको एक प्रकार से एग्री बिजनेस सोसाइटी में परिवर्तित करके किसानों का मार्केट किसानों के हाथ में देना, इस प्रकार की व्यवस्था वहां खड़ी करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारे प्रयास है, इन प्रयासों में आज हमारा कॉरपोरेट सेक्टर और हमारे एनजीओज, इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं हमेशा कहता हूं, जिस समय हमने विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया, उस समय मैंने कहा था कि सरकार की स्कीमें तो चलती है और कई सालों से चलती है, लेकिन सरकार की काम करने की एक गति भी होती है और सरकार की अपनी व्यवस्था भी होती है। सरकार एक हाथी जैसे है, ये हाथी जल्दी बैठता नहीं है और बैठा तो उठता नहीं है। इसलिए ये जो गैप्स होती है, इन गैप्स को हम कैसे भरें, एक फ्लेक्सिबिलिटी जो चाहिए उसको हम कैसे भरें। और इसलिए जब विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हमने शुरू किया तो हमने एनजीओस को कहा कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास नो हाउ है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे पास स्केल है, हमारे पास पैसा भी है, लेकिन ये जो एक गैप है, उस गैप को आपके टेक्नोलॉजी के माध्यम से और आपके ब्रिज फंडिंग के माध्यम से आप भरिए, तो हम लोग ये सारे जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के मायने हैं उसको बदल सकते हैं। लोगों को हेल्थ केयर हो, लोगों को शिक्षा हो, लोगों का हाउसिंग हो, लोगों का ट्रेनिंग हो, लोगों का जॉब क्रिएशन हो, ये सारी चीजों में जब सरकार और एनजीओज और कॉरपोरेट सेक्टर ये साथ में आते हैं तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि जिसमें स्केल के साथ प्रोफेशनलिज्म आता है, जिसमें पैसे के साथ अकाउंटेबिलिटी आती है, और इसके कारण एक बड़ा परिवर्तन हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। वो हमने करके भी दिखाया है। तो मुझे लगता है कि आज जब हम लोग कॉरपोरेट्स का, सीएसआर का रोल और एनजीओस का रोल, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो छोटी छोटी गैप्स है इसको भरने का काम करना पड़ेगा। देखिए, सरकार की इतनी योजनाएं चलती है, फिर भी मुंबई से 100-125 किलोमीटर पर पालघर में आज भी हमको माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। इसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पर वहां पर जब हम माल न्यूट्रिशन का एनालिसिस करते हैं तो आपका आश्चर्य होगा कि 19 साल की मां का 5वां बच्चा होता है। मां भी माल नरिष्ट होती है और बच्चा भी माल नरिष्ट होता है। अब ये चीजें सरकार की योजनाओं से नहीं बदल सकती। सरकार पैसा प्रोवाइड करेगी, सरकार उसमें पोषण आहार प्रोवाइड करेगी और 4 योजनाएं सरकार चलाएगी, लेकिन इसके साथ साथ एक जो कनेक्ट होता है, आज हमारे गिरीश प्रभुणे जी यहां पर बैठे, पारधियों के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन योजना यशस्वी नहीं हुई, क्योंकि जब तक इसको ह्यूमन टच नहीं मिलता। और ये ह्यूमन टच कौन दे सकता है? ये ह्यूमन टच दे सकते हैं एनजीओस, और इन एनजीओस को मदद कर सकते हैं कॉरपोरेट्स। और इसलिए मुझे लगता है कि जब हम लोग एक मिशन के रूप में इसको हाथ में लेते हैं तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि Y4D ने ऐसे कई इनिशिएटिव्स हाथ में लिए और इन इनिशिएटिव्स के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। आज हमारे जो कॉरपोरेट्स है वो अच्छा करना चाहते हैं,
लेकिन उनको क्रेडिबल एनजीओज नहीं मिलते। कई बार ये भी प्रश्न है, कई कॉरपोरेट्स मुझे कहते हैं कि हमने जिनके साथ पार्टनरशिप की उन्होंने हमारा बंटाढार कर दिया। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी वाले पार्टनर्स, जिनको फोटो ऑप वाले एनजीओज नहीं, जो लोग जाकर काम करना चाहते हैं, ऐसे एनजीओज। और मुझे खुशी है कि इसी प्रकार के एनजीओज में आज हमारे यूथ फॉर डेवलपमेंट Y4D का शुमार होता है, समावेश होता है। और मेरा विश्वास है, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि हमारे एनजीओ सेक्टर में जिन्होंने एक प्रकार से मोनोपोलाइज किया था, ऐसे लोगों ने एनजीओ सेक्टर में जिस समय बड़े पैमाने पर सफाई के कानून बने, ट्रांसपेरेंसी के कानून बने, तो उसको बहुत विरोध किया। और जिसका उल्लेख प्रफुल्ल ने कहा, मैंने स्वयं ये देखा कि देखिए, जब भी कोई विकास का प्रकल्प होता है तो एक दूसरा पर्सपेक्टिव होता है और उस दूसरे पर्सपेक्टिव को भी रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। वन मस्ट अंडरस्टैंड द अदर पर्सपेक्टिव। लेकिन जब ये ध्यान में आता है कि दिस इज नॉट द अदर पर्सपेक्टिव, ये तो एक प्रकार से बिजनेस है, आंदोलन जीवी लोगों का बिजनेस, ये जब ध्यान में आता है और वही लोग हर जगह दिखते हैं, उनके अकाउंट में अलग अलग जगह से पैसा आ रहा है, तब मन में शंका पैदा होती है कि भारत जिस गति से प्रगति कर रहा है, तो भारत की प्रगति से दुनिया तो खुश नहीं होगी, भारत ही खुश होगा। क्योंकि जब हम प्रगति करते जाते हैं, जैसे हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया तो ब्रिटेन ने तालियां थोड़ी बजाई होगी, मन ही मन में गाली दी होगी कि ये कैसे आगे चले गए। तो ऐसे दुनिया में बहुत लोग और बहुत देश ये चाहते हैं कि भारत की प्रगति की ये जो गाड़ी है, इसको कैसे रोका जाए। और फिर ऐसे लोग बहुत फ्लैशी नेम के एनजीओज, और उनके अगर हम विजन और मिशन देखें तो ऐसा लगता है कि मानवता को यही बचा सकेंगे, लेकिन उनके कार्य अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आता है कि उनका कार्य एक ही है, भारत के विकास को रोकना। और इसलिए ऐसे लोगों को रोकना ये जरूरी है। आज इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि अगर हम विकास में सस्टेनेबिलिटी नहीं लाएंगे तो मानवता के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होगा, और खड़ा हो चुका है। सस्टेनेबिलिटी की आवश्यकता है ही, सस्टेनेबिलिटी के सिवाय हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन सस्टेनेबिलिटी का अपना डेफिनेशन तैयार करके और हमारी शर्तों पर आप काम कीजिए, ऐसा कहने वाले जो लोग हैं उनसे मेरा विवाद है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज आगे बढ़ते समय सस्टेनेबिलिटी के साथ आगे बढ़े, और कई बार जो दूसरा पर्सपेक्टिव होता है वो सही होता है, और ऐसे समय सरकार के रूप में 2 कदम पीछे लेने में हम कोई अपयश नहीं मानते, हम अपनी हार नहीं मानते, हम पीछे लेते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो इंडियाज मूवमेंट है, इसको अगर हमको कैप्चर करना है, और देखिए मूवमेंट हर समय के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 की बात की है, 2047 इंडिया हैज टू बी अ डेवलप्ड नेशन। और ये क्यों कहा है? हमारा डेमोग्राफिक एडवांटेज ये 2035 में पीक पर होगा, उसके बाद भी आगे 15-20 साल उसका फायदा हमको होगा, लेकिन उसके बाद हम लोग जिस प्रकार से आज डेवलप्ड इकोनॉमीज की परिस्थिति है, वहां एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक साइकिल है। इस साइकिल में आज हमारा समय है, और जब हमारा समय है, ऐसे समय अगर हम लोगों ने उस समय को खो दिया, छोटी छोटी चीजों में उलझकर हमने अगर इसको खो दिया, तो भारत के अंतिम व्यक्ति का विकास हम नहीं कर पाएंगे, भारत के विकास की संकल्पना को, परिकल्पना को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, यही वो समय है कि जब हमको दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना होगा,
समाज और देश की भावना को जागरूक रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और अपना कर्तव्य क्या है, अधिकार तो सबको पता है, लेकिन अपना कर्तव्य क्या है इसको समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से उस भारत की जो संकल्पना हमने देखी है कि जो भारत विश्व में एक ऐसा देश जो विश्व को दिशा दे रहा है, ऐसा भारत हम तैयार कर पाएंगे। मैं फिर एक बार Y4D को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा ही आपका काम चलता रहे, आपकी प्रगति चलती रहे, इन शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।